आप सभी का आज के इस वीडियो लेसन में स्वागत है। आज हम लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लोकपाल और लोकायुक्त वर्तमान में बहुत अधिक चर्चा में रहे हैं और इनके बारे में सरकारों में आपसी खींचातान भी रही है। इस संबंध में अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वह भी उल्लेखनीय रहा है और उसका प्रभाव भी पड़ा है। तो आज हम अपने इस पाठ में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सबका हमारे चैनल नॉलेज डायरी पर स्वागत है और मैं आपका होस्ट आर के शर्मा इस पूरी वीडियो में आपके साथ बना रहूंगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकायुक्त या लोकपाल क्या है। इसके बारे में इसकी अवधारणा को समझना अति आवश्यक है। तो इसके संबंध में आपको विस्तार से यहाँ पर बता रहा हूँ। ये प्रमुख बिंदु है जिनको आप नोट करते रहे। तो सर्वप्रथम आता है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ यानी केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की गई। तो प्रमुख बात है कि केंद्र के लिए लोकपाल था और राज्यों के लिए लोकायुक्त था। आगे है, ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय है। इनको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है परंतु ये लीगल काम करते हैं। ये ओम्बुड्समैन का काम करते हैं और कुछ निर्धारित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री जो है उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसकी जांच करते हैं। इसके बाद में इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि खराब प्रशासन किसी दीमक की तरह धीरे धीरे राष्ट्र की नींव को खोखला करता है तथा प्रशासन को अपने कार्य पूर्ण करने में बाधा डालता रहता है। भ्रष्टाचार इस समस्या की जड़ है जिसके कारण जो है प्रशासन खराब होता है और काम सही तरीके से नहीं होता है। अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सीबीआई को पिंजरे का तोता और अपने मालिक की आवाज बताया है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय सीबीआई को भी जो है वो राज्य सरकार के अधीन एक प्रकार का ऐसा है कि ये भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती कई मामलों में। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्टेटमेंट भी इस संबंध में ये है। ये दो बातें इनके लिए कही गई है। इनमें से कई एजेंसियां नाममात्र शक्तियों वाले परामर्शी निकाय है और उनकी सलाह का शायद ही अनुसरण किया जाता है। सलाह तो दी जाती है परंतु उनका अनुसरण नहीं होता है। इसके अलावा आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही की समस्या है क्योंकि इन एजेंसियों पर नजर रखने के लिए अलग से कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। इस संदर्भ में एक स्वतंत्र लोकपाल संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है, जिसने कभी नहीं होने वाले भ्रष्टाचार के खतरे का समाधान प्रस्तुत किया है। इसलिए लोकपाल जो है वो अति आवश्यक हो जाता है। अब हम जानेंगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि लोकपाल या लोकायुक्त की पृष्ठभूमि क्या रही है। ये पूरे विश्व के परिदृश्य में हम इसको यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन में हुई थी। इसके बाद 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ा। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे में यह प्रणाली अपनाई गई और ओम्बुड्समैन के प्रचार के लिए यह अहम सिद्ध हुआ। वर्ष 1967 में एक वर्ष 961 के
व्हाइट रिपोर्ट की फरमाइश पर ग्रेट ब्रिटेन ने ऑम्बुड्समैन संस्था को अपनाया तथा लोकतांत्रिक विश्व में इसे अपनाने वाला पहला देश ग्रेट ब्रिटेन बना। गुयाना प्रथम विकासशील देश था जिसने वर्ष 1966 में ऑम्बुड्समैन का विचार अपनाया। इसके बाद मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों ने भी इस ऑम्बुड्समैन को अपनाया। इसके बाद में पृष्ठभूमि के संदर्भ में हम बात करते हैं कि भारत में संवैधानिक ऑम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि 1960 में इसे अशोक कुमार सेन कानून मंत्री ने संसद में प्रस्तुत कर दिया था। इसे ध्यान रखना है। लोकपाल तथा लोकायुक्त शब्द प्रख्यात अधिवेता डॉक्टर एमएल सिंघवी ने पेश किया था। इसके बाद में वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों के लिए, जिनमें संसद सदस्य भी शामिल हैं, के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र अधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था 1966 में, उसने संसद सदस्यों को भी शामिल किया था और 2 स्वतंत्र अधिकारियों की स्थापना की सिफारिश वहां पर की गई। वर्ष 1968 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित हुआ। 1968 में पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा के लोकपाल विधेयक पारित हुआ, लेकिन लोकसभा के विघटन के साथ ही यह कालातीत हो गया और इसके विवाद से यह लोकसभा में कई बार कालातीत भी हुआ। बार बार जो है इसके ऊपर विघटन हो गया लोकसभा का, मतलब लोकसभा जो है वो भिन्न हो गई, जो है उसका कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद में इसको कालातीत विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया और उसका विवाद कई वर्षों तक चलता रहा। इसी संदर्भ में, पृष्ठभूमि के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2011 तक विधेयक पारित करने के लिए 8 प्रयास किए गए, लेकिन सभी में असफलता ही मिली। पहले 8 बार इसके बारे में प्रयास किया गया था। वर्ष 2002 में एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित आयोग में लोकपाल एवं लोकायुक्तों की अध्यक्षता में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित आयोग में लोकपाल तथा लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री को इस दायरे से बाहर रखने की बात कही गई। प्रधानमंत्री को 2002 में वेंकटचलैया की अध्यक्षता में जो समीक्षा की गई थी उसमें बाहर रखने की बात कही गई थी। वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश की। इसमें एक लोकपाल का पद जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाए, इस बात के बारे में कहा गया 2005 में। 2011 में सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु सुझाव देने तथा लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करने हेतु गठित किया गया था 2011 में। इसके बाद में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन ने केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार पर दबाव बनाया और इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित किया गया। अन्ना हजारे का जो है आंदोलन भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है आंदोलन में जो है मुख्य आंदोलन माना जाता है और जो वर्तमान में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक है जिसको 2013 का कहा जाता है, ये पारित किया गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दे दी और 16 जनवरी 2014 को यह विधेयक लागू हो गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधित विधेयक 2016 की। 2014 में जब ये पारित हो गया उसके बाद में इसमें संशोधन भी किया गया, तो 2016 का जो संशोधित विधेयक है इसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, जिसमें बात आती है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संशोधित करने के लिए यह विधेयक
संसद में जुलाई 2016 में पारित किया गया था। इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त दल के नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता जो है वो चयन समिति का सदस्य होगा। एकल विरोधी दल का, वो भी सबसे बड़ा जो दल होगा, उसके संबंध में ये बात कही गई थी। इसके द्वारा वर्ष 2013 में के अधिनियम की धारा 44 में भी संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों एवं दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। संशोधन विधेयक के द्वारा 30 दिन की समय सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब लोक सेवक अपनी संपत्तियों और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप एवं तरीके से कर सकेंगे, और इसका परिणाम है कि वर्तमान में प्रतिवर्ष जो है वो लोक सेवकों से उनकी संपत्तियों और उनके दायित्वों की जो घोषणा है वो उनके सेवाकाल अवधि में करवाई जाती है। इसके बाद में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2016 की बात हम कर रहे हैं कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संशोधित करने के लिए यह विधेयक संसद में जुलाई 2016 में पारित किया गया था। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। इसके द्वारा वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 44 में संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। संशोधन विधेयक के द्वारा 30 दिन की समय सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब लोक सेवक अपनी संपत्तियों और दायित्वों की घोषणा निर्धारित रूप में सभी तरीकों से कर सकते हैं। ये ट्रस्टियों और बोर्ड के सदस्यों को भी अपनी तथा पति पत्नी पर की कर सहित परिसंपत्तियों की घोषणा करने के लिए दिए गए समय में बढ़ोतरी करता है। यानी उन मामलों में जहां वे 1 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी या 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी धन प्राप्त कर रहे हैं, वो किसके लिए है? ट्रस्ट और बोर्ड के सदस्यों के लिए। तो आगे इसमें आता है लोकपाल की संरचना। इस विधेयक में लोकपाल की संरचना क्या रखी गई, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन तथा 8 सदस्यों से हुआ है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 8 सदस्य होते हैं, इसलिए इसको बहुसदस्यीय निकाय कहा गया है। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा का व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग कानून व नीति निर्माण में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो। 8 अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा न्यूनतम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होने चाहिए। लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। गैर न्यायिक सदस्य असंदिग्ध सत्यनिष्ठा का व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, वित्त, बीमा, बैंकिंग एवं कानून में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति गैर न्यायिक सदस्य हो सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं लोकपाल की संरचना के बारे में कि लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का न्यूनतम कार्यकाल 5 वर्ष का होगा या वह सदस्य संस्था का चेयरपर्सन जब तक 70 वर्ष की आयु तक का हो चुका हो तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति का चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है।
लोकपाल या सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्ति का सर्च पैनल गठित करती है, जिसमें खोजबीन समिति आती है। इसमें आगे जो है लोकपाल खोज समिति की बात हम करने वाले हैं, जो खोजती है ऐसे व्यक्तियों को। तो इसमें सबसे पहला है कि लोकपाल अधिनियम 2013 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उन अभ्यर्थियों की एक सूची बनाएगा जो लोकपाल चेयरपर्सन या सदस्य बनने के इच्छुक हों। इसके बाद ये सूची उस प्रस्तावित 8 सदस्यीय खोजबीन समिति के पास जाएगी, जो नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और नामों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। गठित चयन समिति सुझाए गए नामों में से नाम चुन भी सकती है और नहीं भी चुन सकती है। यह चयन समिति जो है, गठित चयन समिति को यह अधिकार दिया गया है। सितंबर 2018 में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक खोजबीन समिति गठित की थी। 2013 के इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि सभी राज्य सरकारें इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष में लोकायुक्त का पद गठित करें। जैसे कि राज्यों में लोकायुक्त का पद जो है वो 1 साल में गठित करना अनिवार्य किया गया था। और आगे इसमें है लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां क्या क्या है, इस संबंध में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह A, B, C, D अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। लोकपाल का प्रधानमंत्री पद क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक ही सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंध नहीं हो। अर्थात इन मुद्दों में प्रधानमंत्री को छूट दी गई है। संसद में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। इसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति शामिल है जो ऐसे किसी निकाय या समिति का प्रभारी रहा है जो केंद्रीय कानून द्वारा ज्ञापित किसी अन्य संस्था का कि जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित हो, और अन्य किसी व्यक्ति जिसने घूस लेने या देने में सहयोग किया हो, वह व्यक्ति इनमें शामिल किया जा सकता है, उसके क्षेत्राधिकार में आता है। आगे इसमें है लोकपाल की शक्तियों और क्षेत्राधिकार के संबंध में कि लोकपाल अधिनियम यह आदेश देता है कि सभी लोक सेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों व देयताओं को प्रस्तुत करेंगे। इसके पास सीबीआई की जांच करने एवं उसे निर्देश देने का अधिकार भी है। यानी लोकपाल को, जो लोकपाल है वो सीबीआई के अधीन आ सकता है, यानी सीबीआई की जांच लोकपाल कर सकता है। अर्थात लोकपाल जो है वो सीबीआई से भी ऊपर हो गया। यदि लोकपाल ने कोई मामला सीबीआई को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के किसी भी जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। लोकपाल की जांच को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां दी गई है। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों या आमदनी या प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का अधिकार होगा जो भ्रष्टाचार के साधनों से प्राप्त की गई है। लोकपाल को भ्रष्टाचारी लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार भी है। इसके बाद में हम बात करते हैं सीमाओं की कि लोकपाल की सीमाएं क्या क्या हैं। लोकपाल संस्था का 5 वर्ष तक किसी तरह से लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई जो राजनीतिक इच्छा की कमी को दर्शाता है। यानी लोकपाल संस्था जो है वो 5 वर्ष तक भी अभी तक इसकी नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए ये किसकी कमी है। यह राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है क्योंकि स्वयं नियुक्ति समिति राजनीतिक दलों से ही गठित होती है। 2013 का अधिनियम विसल ब्लोवर को कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, वो ठोस सुरक्षा जो है वो उसको नहीं प्रदान की जाती है, इसलिए ये एक सबसे बड़ी सीमा कमी इसकी रही है। न्यायपालिका को लोकपाल से बाहर रखा गया है,
यह एक कमी जो है लोगों को महसूस हो रही है। लोकपाल को संवैधानिक आधार नहीं दिया गया है, अतः इसको संवैधानिक आधार भी दिया जाना चाहिए। अब हमने लोकपाल के बारे में इतना कुछ जाना है। इसी के साथ आप हमारा जो है आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। हमारा चैनल नॉलेज डायरी आपके लिए इसी प्रकार से नए नए विषयों पर अपने पाठ लेकर के प्रस्तुत होता रहेगा। तब तक आप अपने होस्ट आर.के. शर्मा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग। हैव ए नाइस लर्निंग।